आजकल एक बहुत ही कॉमन है यंगस्टर्स में भी किडनी स्टोन्स का। मैम किडनी स्टोन्स बनने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। इसमें हम्म। जेनेटिक्स का एक रोल आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये मिथ है कि अगर बॉडी में ज्यादा कैल्शियम बन रहा है तो किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। मैम कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेने से हम्म। वो कैल्शियम अल्टीमेटली यूरिन में आने लग जाता है। ओके। तो उसके साथ अगर हम पानी कम ले रहे हैं तो वो कैल्शियम जो है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका स्टोन निकल गया यूरिन के थ्रू, लेकिन दोबारा फिर वही चीज बनने लगती है। मैम उसका वही रीज़न आ गया कि जिनके स्टोन्स बन रहे हैं उनके कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर्स तो होते ही हैं। अगर स्टोन जो किडनी के पाइप में आने लग गए जिसको यूरेटर्स बोलते हैं ओके। और उनका साइज 5 मिलीमीटर से कम है जी। तो वो मेडिकली एक्सपल्स किए जा सकते हैं। अगर 5 to 10 मिलीमीटर का साइज है उनका ओके। तो हमें अटेम्प्ट कर लेना चाहिए एक बार मेडिकली। तो चाहे लेजर से हम ओके। स्टोन को तोड़ के जी। और एक स्टेंट डाल के हम स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं। उसमें कोई चीर फाड़ की जरूरत नहीं रह गई है। अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं। यस। नमस्कार, मैं कपिला आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ और उसका हम आगाज करते हैं। दरअसल किडनी फेलर, किडनी स्टोन या फिर किडनी ट्रांसप्लांट यह आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। वहीं अगर किडनी से जुड़ी कोई भी बीमारी होती है तो उसका असर अदर बॉडी पार्ट्स पर भी पड़ता है। इन सभी सवालों के जवाब हमें जानने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं मौजूद हूँ जालंधर की इनोसेंट हार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इन सभी पर बात करने के लिए वो हैं डॉक्टर प्रतीक कौशल। वो एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन भी हैं। डॉक्टर प्रतीक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, ग्लैड टू बी हियर। डॉक्टर प्रतीक, जैसे कि ने शुरुआत में ही कहा कि किडनी जो बहुत ही एक मेन बॉडी पार्ट है ना, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ऐसी कौन सी कॉमन सबसे एक बीमारी है जो आए दिन लोगों में हो रही है? मैम किडनी एक बड़ा कम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसमें बहुत सारी हर कंपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स आ जाती जी। हैं, चाहे वो एक्यूटली आए या क्रॉनिकली आए। और आजकल क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी जी। वो काफ़ी ज़्यादा देखने में मिल रही है लोगों में। और ये जैसे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके साथ में इसका नंबर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो कि हम आए दिन देख रहे हैं ओके। पेशेंट्स में। ओके। तो सबसे ज्यादा कौन इससे इफेक्ट हो रहा है? मेल्स ज्यादा है या फीमेल्स का रेशियो ज्यादा है? मैम इसमें देयर इज अ स्लाइट प्री डोमिनेंस टुवर्ड्स मेल्स। तो मेल्स थोड़े से ज़्यादा इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, बट इसमें मोर इम्पॉर्टेंटली ये ज़्यादातर 60-65 की एज के ऊपर के पेशेंट्स में देखा जा रहा है, जिसमें कि फीमेल्स का भी नंबर काफ़ी ज़्यादा है। सो आई वुड से कि बहुत ज़्यादा रेशियो में डिफरेंस नहीं है। इन इंडियन पॉपुलेशन द रेशियो इज प्रेटी मच सेम, बट विद द स्लाइड एज ऑफ मेल्स ओवर फीमेल्स। ओके। क्या चेंज ऑफ सीजन का भी कोई असर पड़ता है? मैम कुछ बीमारियां हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पेशली उनका थोड़ा सा विंटर्स में ज़्यादा फ्लेयर्स आते हैं। जी। या सनलाइट की एक्सपोजर पे कई बार कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स का फ्लेयर आ जाता है। तो यस, चेंज ऑफ सीजन का होता है, तो वो भी होती हैं प्रॉब्लम्स। बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं? मैम बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों में भी ये स्पेशली कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। जी। तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स अब आ रही हैं। तो इसके साथ कारण काफ़ी बच्चों में भी अब जेनेटिक होने के कारण या प्रेगनेंसी के टाइम कुछ ऐसी दवाइयाँ लेने के कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनमें बच्चों में कई बार गुर्दे बनते ही नहीं हैं ओके। इंट्रायूट्राइन ही, या फिर जेनेटिक्स के कारण ही वो बचपन से ही विद इन फर्स्ट ईयर ही या उसके बाद सेकंड थर्ड ईयर तक उनकी किडनीज अच्छी तरह काम नहीं कर रही होती हैं या प्रोटीन्स निकालने लग जाती हैं, तो वो आ रहे हैं। यस। तो मतलब इसमें उनकी लाइफ भी कम हो जाती है? नहीं, अगर देखिए हर प्रॉब्लम अगर टाइम पे टैकल की जाए तो ऐसा नहीं होता कि उनकी लाइफ कम हो जाती है, उसमें वो प्रॉब्लम टैकल हो सकती है। बट अगर वो प्रॉब्लम एक स्टेज के आगे जा चुकी है तो वी ट्राई टू स्लो इट डाउन, कि वो एंड स्टेज तक पहुंचने में हम जितना डिले कर सकते हैं फिर उसको डिले किया जाए। तो आर पैरामीटर्स आर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंजेस। जी। सो वो डिपेंड करता है वो पेशेंट हमारे पास कौन सी स्टेज पे आ रहा है।
ओके, आजकल एक बहुत ही कॉमन है यंगस्टर्स में भी किडनी स्टोन्स का, हाँ जी। तो वो मतलब ऐसा क्यों है कि किडनी स्टोन्स के ही ज्यादा केसेस आ रहे हैं? एक्चुअली में वो बनता क्यों है, किस वजह से, क्या रीजन है? मैम किडनी स्टोन्स बनने के बहुत सारे रीज़न होते हम्म। हैं। इसमें जेनेटिक्स का एक रोल आ जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट। ओके। डाइट में एक्सेस ऑफ नॉन वेजिटेरियन डाइट हम्म। जिसमें कि यूरिक एसिड का लेवल बहुत होता है, सिस्टीन रिच डाइट्स, या उसके बाद ओबेसिटी, जो कि आजकल हमारे यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग गए हैं, एग्जैक्टली। डिक्रीज्ड वाटर इनटेक, हम्म। या कैल्शियम सप्लीमेंट्स कई हम्म। बार फीमेल्स को एक्सेस में हम पेरिफ्री या लोकल डॉक्टर्स दे हम्म। देते हैं, तो वो भी एक कारण है जिसमें कि स्टोन बन जाते हैं। तो ये एक कारण है जिसके कारण किडनी स्टोन्स बनने लग गए हैं। इसके साथ साथ जो जेनेटिक्स हैं उनका भी अपना रोल है साथ में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये मिथ है कि अगर बॉडी में ज्यादा कैल्शियम बन रहा है तो किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। मैम कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेने से हम्म। वो कैल्शियम अल्टीमेटली यूरिन में आने लग जाता है। ओके। तो उसके साथ अगर हम पानी कम ले रहे हैं हम्म। तो वो कैल्शियम जो है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ओके। वो उन्हीं पेशेंट्स में जो, और जो किडनी के स्टोन्स जो रोकथाम करने वाली जी। चीज़ें हैं यूरिन में वो कम हो जाएं और स्टोन बनाने वाली ज़्यादा हों जिनमें से कैल्शियम एक है, हम्म। तो स्टोन प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसे सुपर सैचुरेशन का एक कंसेप्ट आता है। ओके। तो वो सुपर सैचुरेशन के अगर पॉइंट के ऊपर कैल्शियम का हम्म। लेवल चला जाता है जो कि सप्लीमेंट्स के कारण हो हम्म। जाता है, हम्म। तो स्टोन बनने ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। और जितने भी स्टोन्स हैं हम्म। उसमें 70% कैल्शियम के उनका इंग्रेडिएंट होता है। ज्यादा होता है वो। यस, 70% ऑफ द स्टोन्स हैव एन इंग्रेडिएंट ऑफ कैल्शियम इन देम। ओके। कई बार ऐसा होता है कि आपका स्टोन निकल गया यूरिन के थ्रू, लेकिन दोबारा फिर वही चीज बनने लगती है। मैम उसका वही रीज़न आ गया कि जिनके स्टोन्स बन रहे हैं उनके कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर्स तो होते ही हैं, हम्म। प्लस देयर डाइट इज नॉट इम्प्रूविंग, दे आर ओके। कंज्यूमिंग द सेम डाइट हम्म। एंड देयर वाटर इनटेक इज अगेन वही लेस। बहुत लेस। तो वो ढंग से अच्छी तरह से गाइडेंस उनको मिलती नहीं है। तो इस कारण से वो पेशेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स। ओके। तो उनके वो एक ही किडनी में नहीं बल्कि दूसरी किडनी में भी स्टोन्स जी। बन जाते हैं और वो बार बार बनते रहते हैं, और कई पेशेंट्स में तो इस हद तक बन जाते हैं कि गुर्दे खराब भी होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर तो इसका एक मतलब कि कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है कि बने ना? मैम इसके लिए सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आप आइडेंटिफाई करें अपने आप को कि हमारे स्टोन्स बन रहे हैं। हम्म। उन पेशेंट्स को रादर देन हम ये कहें कि आप फ्लूइड इतना लो, उनको ये एजुकेट करना ज़रूरी है कि आपका यूरिन एटलीस्ट 2 लीटर आना चाहिए। ओके। तो उसके हिसाब से वो वाटर इनटेक भी हम्म। बढ़ जाती है। इसके साथ साथ उनको नॉन वेजिटेरियन डाइट हम्म। या ऐसी डाइट जिसमें सिस्टीन ज़्यादा होता है वो उनको अवॉइड करनी चाहिए। इसके साथ में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे कि कैल्शियम यूरिन का कम हो जाता है, तो वो उनको लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती हैं। बट एक पेशेंट को कैसे, मतलब एक नॉर्मल पीपल को कैसे पता लगेगा कि उसको किडनी स्टोन बार बार हो रहे हैं? क्या मतलब कि एक लक्षण कैसे पता चल सकते हैं? मैम जब किडनी स्टोन्स बनते हैं उसके कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो हम्म। जाते हैं पेशेंट को। जब पेशेंट के बार बार स्टोन्स जी। बनेंगे उनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है, स्पेशली पेट के साइडों के हिस्सों में जहाँ पे किडनीज सिचुएटेड होती हैं। जी। सो दैट इज नोन एट द फ्लैंक पेन्स। ओके। तो फ्लैंक में पेन होती है और दैट पेन इज रेडिकुलर इन नेचर, वो रेडिएट होती है चाहे ओके। थाइस की तरफ या पेट के ऊपर के हिस्से की तरफ। हम्म। और वो पेन जो है वो कंटिन्यूस होती है, बस वो क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो पैटर्न में होगी पर कंटिन्यूस होगी। कभी बहुत हाई हो जाएगी फिर लो हो जाएगी, और उसके साथ पेशेंट को उल्टी वाला मन शुरू हो जाता है और कई बार तो उल्टियाँ शुरू भी हो जाती हैं। इसके अलावा पेशेंट को रेड कलर का यूरिन भी आ सकता है जो कि खून होता है। ओके। इसके साथ पेशेंट को जलन हो सकती है यूरिन पास यूरिन करने में। ओके। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो जिसे पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है खुद से। पेशेंट आइडेंटिफाई कर पाता है कि मेरे स्टोन आ रहा है। बहुत जो किस्मत वाले पेशेंट हो वो तो एक्चुअली स्टोन को देख भी पाते हैं कि मेरे ओके। यूरिन में स्टोन ही पास हुआ है। हम्म। तो उनको अपने नज़दीकी नेफ्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जल्दी जाना चाहिए। ओके, मतलब पता लगाया जा सकता है इजीली इससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो एक प्लेन एक्सरे से ही हम 60-70% स्टोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट आजकल तो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्निक आ गई है, क्या सर्जरी की भी नौबत आती है इसमें? मैम इसमें स्टोन के साइज पे डिपेंड करता है।
अगर स्टोन जो किडनी के पाइप में आने लगे हैं, जिसको यूरेटर्स बोलते हैं, ओके और उनका साइज 5 मिलीमीटर से कम है, जी तो वो मेडिकली एक्सपल्स किए जा सकते हैं। अगर 5 to 10 मिलीमीटर्स का साइज है उनका, ओके तो हमें अटेम्प्ट कर लेना चाहिए एक हम्म बार मेडिकली, लेकिन उसमें चांस रहते हैं कि वो एक्सपल्स हो भी सकते हैं ओ, और वो ट्रैप भी हो सकते हैं यूरेटर्स में। हम्म लेकिन अगर 10 mm से ऊपर के स्टोन्स हम्म हैं, तो बहुत हाई चांस होते हैं कि वो मेडिकली नहीं निकलेंगे। तो उसमें अच्छा हमें सर्जरी की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, लेकिन एक प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके सर्जरी से ज़्यादा प्रोसीजर्स, आई वुड से, द राइट प्रोसीजर टर्म, मींस like DJ stenting, like RIRS, हम्म like many other procedures। तो वो सर्जन्स का काम आ जाता है उसमें। तो ओके उसमें बहुत सारे अलग वो अलग मेडिकली प्रोसीजर्स हैं। ट्रीट होता है मेडिसिन के थ्रू नहीं, उसमें अलग अलग तरह की प्रोसीजर्स हैं। वो चाहे लेजर से हम ओके स्टोन को तोड़ के जी और एक स्टेंट डाल के हम हम्म स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं। उसमें कोई चीर फाड़ की जरूरत नहीं रह गई है, अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स आ चुकी एडवांसमेंट्स हैं। हो गई यस, तो अब कुछ चीर फाड़ की जरूरत रह नहीं हम्म गई है। वो सब नहीं होता है कि सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है, वो एक प्रोसीजर है हम्म उसको, और हमें एक प्रोसीजर की तरह ही देखना चाहिए। ओके अगर जैसे जब सर्जरी लेजर के थ्रू भी अगर की जाती है तो उसके कितने दिनों तक पेशेंट मतलब नॉर्मलाइज अपने मैम, आप आता है पेशेंट विद इन 1 to 2 days इज नॉर्मल। वो एक स्टेंट डाल देते हैं, उसके थ्रू वो जो स्टोन है वो बाहर आ जाता है, और वो स्टेंट पेशेंट को हम 1 या 2 दिन में भेज देते हैं। ओके और उसके बाद 20-21 दिन के बाद पेशेंट आता है हम्म और हम वो स्टेंट भी निकाल देते हैं। आपने यहाँ एक बात करी थी सिस्ट की हाँ जी। एक्चुअल में तो वो किडनी सिस्ट जो है वो एक वर्ड मेडिकल टर्म है तो एक्चुअल में वो क्या है मैम, सिस्ट एक तरह की रसौली होती है, हाँ जी जो रसौली किडनी में बन जाती हम्म है। ये इसके बनने के बहुत सारे कारण हैं। ओके इसमें जेनेटिक कारण काफ़ी जी कॉमन हो चुके हैं, जैसे कि हम ADPKD बोल देते हैं। हम्म इसके अलावा सिंपल सिस्ट्स भी होती हैं जो कि एज के साथ बन सकती हैं, या एक CKD पेशेंट्स में जो कि जिनके गुर्दे काफ़ी ख़राब हो गए हों, उनमें भी बन सकती है। इसके अलावा कम्प्लेक्स सिस्ट भी होती हैं, जिनमें कि हमें मेलिग्नेंसी या कैंसर को रूल आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उनमें भी सिस्ट बन सकती हैं। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है मैम, ये जो जेनेटिक सिस्ट हैं, वो छोटी एज से लेके बड़ी एज तक में किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन जो सिंपल सिस्ट हैं वो ज़्यादातर एडवांस्ड एज में होती हैं, आफ्टर ओके 60 ईयर्स। कोई मतलब जैसे कहते हैं कि कई बार स्मोकिंग से भी फर्क पड़ता है कुछ ऐसा किडनी पे भी असर होता है मैम, उसका स्मोकिंग का काफ़ी हद तक किडनीज हम्म पे डायरेक्टली इफेक्ट होता है, और इनफैक्ट यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा कैंसर का बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन निकला है स्मोकिंग के साथ। सो ये बात है कि स्मोकिंग में ऐसे कुछ पदार्थ पाए गए, इंग्रेडिएंट्स पाए गए हैं, जो डायरेक्टली गुर्दे पे भी असर करते हैं, कैंसर का रिस्क भी इंक्रीज करते हैं। तो स्मोकिंग का डेफिनेटली इट इज़ बैड फॉर द किडनीज एज वेल एज द यूरिनरी सिस्टम। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे कि किडनी सिस्ट आपने बताया तो जब एक पेशेंट को आइडेंटिफाई हो जाता है तो क्या उस सिर्फ मेडिसिन से वो ठीक होता है या सर्जरी की भी मैम, जरूरत सर्जरी होती की है जरूरत सिस्ट में सिर्फ तभी पड़ती है जब वो कम्प्लेक्स सिस्ट हो। हम्म कम्प्लेक्स सिस्ट मतलब हमें पहले उसका सीटी करवा के, जी कंट्रास्ट एनहांस सीटी करवा के देखना पड़ता है। उसकी क्लासिफिकेशंस में आती है कि वो कम्प्लेक्स सिस्ट है। फिर हमें वो रूल आउट करना पड़ता है कि वो उसमें मेलिग्नेंसी का कितना रिस्क है। जी अगर कैंसर का रिस्क हमें हाई लग रहा है, हम्म तो फिर उसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही बनती है। तो उस केस में हमें सर्जरी करवानी पड़ती है। अदरवाइज सिंपल सिस्ट में या जेनेटिक सिस्ट्स में हम यूजुअली सर्जरीज नहीं करते हैं। मतलब मेडिसिन के थ्रू मेडिसिन इजीली के थ्रू आराम आ ही सकता है पेशेंट को मैनेज करना होता है, और सिस्ट में नॉर्मली सर्जरीज नहीं करते हैं हम। तो इसके लिए कोई डाइट का भी रूल होता है नहीं मैम, इसमें कोई डाइट का कोई रोल नहीं है। डाइट का रोल CKD के अंदर है, जो नॉर्मल जो गुर्दे की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें डाइट का रोल ज़रूर है। उसमें हमें नॉन वेजिटेरियन हाई प्रोटीन डाइट, हाई यूरिक एसिडिक डाइट, ये हाई पोटेशियम डाइट, इन चीज़ों को हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है जब पेशेंट को हम CKD आइडेंटिफाई कर जी लेते हैं। तो उसमें डेफिनेटली डाइट का रूल आ जाता है, बट सिस्ट के ओके एज सच कंसर्निंग नहीं है। नहीं है अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कई बार किडनी फेल हो जाती हैं तो किडनी फेलर का मेन रीजन क्या होता है मैम, किडनी फेलियर हम एक तो एक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं कि अभी अभी ही गुर्दा शट डाउन हो गया है, जी और एक होता है क्रॉनिक किडनी फेलियर, CKD जिसको टर्म बोलते हैं, जो कि परमानेंटली हो गया है।
तो एक्यूट के बहुत सारे कारण हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि गुर्दा वापस से चल पड़े, और क्रॉनिक किडनी में मतलब अब गुर्दा परमानेंटली खराब हो गया है, तो उसमें हमारा एम होता है कि अब जो परमानेंटली चीज खराब हो गई है वो टर्मिनल स्टेज तक पहुंचने में कई साल लगाए, जो कि विदाउट ट्रीटमेंट कुछ महीनों में पहुंच जाएगी। तो इन दोनों के हमारे ट्रीटमेंट और डेफिनेशंस में फ़र्क आ जाता है, और दोनों में अप्रोच में भी फिर वैसे ही फ़र्क है। तो एक्यूट में हम इमीडिएट एक्शन लेके जल्दी से जल्दी किडनी की रिकवरी करते हैं ताकि पेशेंट डायलिसिस पे डिपेंडेंट ना हो और अपने घर सेफली जा सके। जबकि क्रॉनिक किडनी जब एक बार हमें सीकेडी हमने आइडेंटिफाई कर लिया और लेबल कर दिया पेशेंट को, तो वो इवेंचुअली कई बार डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं। तो उस स्टेज पे हमें ये होता है कि पेशेंट कई साल डायलिसिस से बचा रहे। तो हमारी उसमें अप्रोच यही रहती है कि पेशेंट इमीडिएटली या कुछ महीनों में डायलिसिस पे ना पहुंच जाए। तो उसमें हम ट्रीटमेंट के थ्रू कई साल पेशेंट के अच्छे निकालते हैं। मतलब उस पे रोकथाम की जा सकती है, बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती अगर है। पहले हमें पता लग जाए टाइमली। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम ही किडनी की मैनेजमेंट में सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है। तो टाइम इज द बिगेस्ट थिंग विच कैन क्रिएट अ बिग डिफरेंस। और इस टाइम यही प्रॉब्लम आ रही है हमें, जो आती है कि इस फेज में जो पेशेंट का रेफरल है हमारे पास तक पहुंचने में वो डिले हो जाता है, और टाइम फैक्टर ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो यहाँ जैसे हमारे ही देश में कई पेरिफ्रीज में, गांव में किडनी स्पेशलिस्ट बन के बैठे हुए हैं जो कि नहीं है, और वो पेशेंट को हमारे तक पहुंचने के लिए, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए उनको बहुत डिले हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं इस टाइम। मतलब टाइमली पता लग जाए तो वो ट्रीट किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, वो पेशेंट को परमानेंट डैमेज होने से हम रोक सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, वो फेज कब आता है? मैम वो फेज आता है जब सीकेडी की भी कुछ स्टेजेस होती हैं। तो स्टेज 1 to 5 पहुंचने में हमारा पहले एम होता है कि 5 तक पहुंचने में बहुत साल निकाल लें। जब 5 के बाद 6 स्टेज जो है वो डायलिसिस की होती है, तो 5th स्टेज पे हम पेशेंट का ट्रांसप्लांट का वर्कअप कर सकते हैं शुरू, ताकि पेशेंट 6 स्टेज पे डायलिसिस की स्टेज पे ना पहुंचे। तो इट इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट। अब कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो पहले ही डायलिसिस पे हैं, उनको सूटेबल डोनर उस टाइम मिला नहीं, बाद में मिल गया, तो देन दे डिसाइड अबाउट ट्रांसप्लांट। तो हम तब भी उनका वर्कअप कर सकते हैं। डोनर कौन हो सकता है? मैम इसमें इंडिया की गाइडलाइंस हैं, थोटा गाइडलाइंस जो लॉ है, दैट स्टेट्स कुछ प्री आइडेंटिफाइड रिलेशनशिप्स हैं जो के डोनेट कर सकते हैं। तो उसमें लिस्ट है 13-14 रिलेशनशिप्स की जो कि डोनेट कर सकते हैं, एंड दे बिलोंग टू द फैमिली मेंबर्स जिसमें के वाइफ भी इंक्लूडेड होती है, ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो ओनली दोज कैन डोनेट। सेलिंग ऑर्गन्स इज इलीगल इन इंडिया। अच्छा, मतलब फैमिली के आप इंटरनल फैमिली से ही अपना ले सकते, डोनर हो सकता है, वहां से ही ले सकते हैं। अगर कोई बाहर से दे रहा है तो उसमें काफी ज्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। बाहर से भी दी जा सकती हैं, लेकिन उसमें काफी बैंक की स्क्रूटनी ज्यादा हो जाती है, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। अच्छा, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट? हाँ जी, किडनी ट्रांसप्लांट में हम सेम ब्लड ग्रुप में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट्स भी होते हैं जिसमें कि ब्लड ग्रुप 2 पेशेंट्स का नहीं मिल रहा हो। तो ये दोनों ही वो थोड़ा मुश्किल ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन वो भी अब बहुत कॉमनली होना शुरू हो चुका है, और वो भी हो रहा है। ओके डॉक्टर साहब, एक ना बहुत ही कॉमन तो नहीं, मेडिकल टर्म्स हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक्चुअल में हमने किडनी के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन ये भी टर्म बहुत ज्यादा चल रही है, तो पता होना चाहिए हमारे व्यूअर्स को, तो क्या होता है ये? मैम नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारे गुर्दे बहुत सारा प्रोटीन हमारे पेशाब में निकालने लग जाते हैं। तो यूरिन बहुत ज्यादा फोमी, बहुत ज्यादा झाग बनाने लग जाता है। तो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, और पेशेंट में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो कारण की रेंज मैं भी पूरी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इसमें नटशेल ये है कि पेशेंट के अपने बॉडी का प्रोटीन लेवल कम हो जाता है और उसके बॉडी में पूरे स्वेलिंग आ जाती है,
और हर कारण का हमें एक एक कारण जानना पड़ता है। कई बार हमें किडनी की बायोप्सी भी करनी पड़ती है और फिर हमें उस कारण का पर्टिकुलर का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कितना हार्मफुल होता है ये? मैम ये काफ़ी हार्मफुल होता है क्योंकि ये प्रोटीन बॉडी का जब कम हो जाता है उसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो जाती है। तो वो कॉम्प्लिकेशन अपने आप में एक एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो जानलेवा हो सकती है। तो ये बिल्कुल हार्मफुल होता है। ये भी एज के हिसाब से है? मैम हर एज के हिसाब से कुछ कुछ कारण हैं जो कि उस एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे एज ग्रुप में दूसरा कारण नहीं हो सकता। लेकिन हम ये है कि जैसे कुछ एज ग्रुप में कुछ पेशेंट्स आए हैं तो हम ये कर सकते हैं एज्यूम कि ये ज़्यादा चांस है कि वो पर्टिकुलर कारण ही हो और हम विदाउट डिले ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं या विदाउट बायोप्सी भी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, डिपेंडिंग के कब बायोप्सी का टाइम मिलता है। बट पेशेंट जो है जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है उसको नहीं पता कि हाँ मेरे साथ ये चीज हो रही है, उसको कैसे पता लगेगा? मैम सबसे पहले तो पेशेंट पेशाब में काफी अनयूजुअल झाग नोटिस करते हैं। एक झाग की लेयर टाइप नोटिस करते हैं। व्हेनेवर दे आर पासिंग यूरिन देयर विल बी अ लेयर ऑफ फ्रॉथ। ओके। हाँ तो वहां से ये स्टार्ट होता है जो कि अनयूजुअल हो जाता है। वी ऑल आर पासिंग फ्रॉथ, थोड़ा बहुत झाग हम सबके यूरिन में होता है बट वो अनयूजुअल जब पूरा फ्रॉथ पॉट को कवर कर रहा है वो अनयूजुअल है। इसका मतलब वो प्रोटीन्स लीक कर रहे हैं, वो एक्सेस में प्रोटीन्स लीक हो रहे हैं। जब वो प्रोटीन्स हमारे एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है। एल्ब्यूमिन इज दैट प्रोटीन, वो प्रोटीन है जिसने पानी को ब्लड वेसल्स में पकड़ना है और जब वही कम हो जाएगा तो पानी सारा ब्लड वेसल से बाहर टिश्यूज में आ जाएगा। तो वो पैरों से स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, आंखों के आसपास स्वेलिंग आ जाएगी, फेस स्वोलन अप हो जाएगा। तो धीरे धीरे पूरी बॉडी ही में स्वेलिंग आ जाती है। तो दिस इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। पर इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस और हो जाती हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि जो प्रोटीन है वो धीरे धीरे आपके ब्लड वेसल्स में आ जाता है? ब्लड वेसल से निकल गया। यस, यूरिन में निकल गया है। वो इतना निकल गया है कि अब पानी ब्लड वेसल्स पकड़ नहीं पा रही है और वो सारा पानी जो है वो टिश्यूज में बाहर आ गया है, जिसको हम एडिमा बोल देते हैं, स्वेलिंग बोल देते हैं। तो बॉडी में जितना हमें प्रोटीन चाहिए होता है वो भी हमारा कम हो जाता है? वो बहुत लेवल कम हो जाता है और पेशेंट को इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या ऐसे में अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना चाहिए फिर? मैम करना तो चाहिए लेकिन वो जितना लेवल हम लूज कर रहे होते हैं वो उतना हम ले नहीं सकते हैं डाइट में एक दिन। इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक सो मच ऑफ एल्ब्यूमिन। तो वो हम प्रैक्टिकल बात कर नहीं पाएंगे। कई बार तो हम समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और वो हम प्रोटीन लेट्स से अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हम डाइट में ले भी लें तो उतना ही वापस यूरिन में लूज आउट हो जाएगा। तो इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ सर्कल। जितना हम ले रहे हैं उतना ही लूज आउट हो जा रहा है, उतना कंडीशन और वर्सन हो जा रही है। तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी बेनिफिट टू द पेशेंट अनलेस until the problem is not dealt with. This is only going to make matters worse. So this is the situation. डॉक्टर के पास तब जाने की हमें जरूरत है? बिल्कुल है क्योंकि ये ट्रीटमेंट के बिना ठीक होगी ही नहीं। बिल्कुल। So, ये इसका ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए होता है और ट्रीटमेंट भी कॉज स्पेसिफिक होता है कि क्या कारण है, उसी कारण का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर साहब एक और मेडिकल टर्म है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये क्या होता है? मैम आमतौर पे जो शुगर है, जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी फेलियर है इंडिया में, दैट इज डायबिटीज। तो डायबिटीज जो है ये 10-15 साल जब अनकंट्रोल्ड रह जाती है पेशेंट्स में, ये किडनी में कुछ चेंजेस करने लग जाते हैं। वो चेंजेस कई तरह के हो सकते हैं। तो उन सबको मिला के हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कह देते हैं, जिसमें कि क्रेटिनिन का बढ़ जाना, पेशाब में ऐसे ही प्रोटीन निकलना जिसमें से एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है, स्वेलिंग आ जाना, पैर सुन्न हो जाना, ये सब कुछ डायबिटीज की ही कॉम्प्लिकेशंस है। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी वो चीज है जिसमें डायबिटीज के एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस किडनीज में आनी शुरू हो गई हैं। So that collective term is called as diabetic nephropathy. The kidney changes which are arising because of uncontrolled long-standing diabetes. Okay. So that is diabetic nephropathy. अच्छा, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो क्या उसको है चांसेस होने के? जी नहीं, सबको हर
डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने के चांस नहीं होते। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आमतौर पे 30 से 40%, अगर हम 100 डायबिटिक पेशेंट्स देखें तो अराउंड 30 to 40% जो केस हैं वो अल्टीमेटली डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है उनको। और कंसिडरिंग द ह्यूज पॉपुलेशन वी हैव इन इंडिया, और वो भी जो बहुत ह्यूज नंबर ऑफ डायबिटिक्स हैं, the number of diabetic nephropathy is going to rise like unimaginable numbers. Okay. हाँ, क्योंकि डायबिटीज का नंबर इस टाइम इंडिया में वी आर आई थिंक फर्स्ट और सेकंड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और जितनी हम इस नंबर को भी देख लें तो जितना चांस डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स का होने का है, दैट इज वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज। मतलब डायबिटीज के साथ बीपी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं जी। एक्चुअली जैसे जैसे किडनी की प्रॉब्लम होती है तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो बीपी किडनी की प्रॉब्लम के साथ नॉर्मली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बीपी यस किडनी की प्रॉब्लम के साथ 80 to 90% पेशेंट्स में हाई होता ही है। तो वो होता ही है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। यस, अपने आप में एक ना ये सर्कल चलने लग जाता है। शुगर कॉजेज किडनी डैमेज, kidney damage causes further rise in blood pressure, and rise in blood pressure which is secondary and very high BP further causes a kidney damage. So एक सर्कल चलना शुरू हो जाता है। yes. लिंक है एक दूसरे से सारी चीजें। ये एक सर्कल शुरू हो जाता है जो कि हमें तोड़ना पड़ता है विद ट्रीटमेंट। आप हमारे व्यूअर को एक बार और बताएं कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको किडनी डैमेज होने के चांसेस हैं या नहीं? बिल्कुल है। अगर एक पेशेंट को डायबिटीज है और वो स्पेशली पुरानी है, अनकंट्रोल्ड है, तो किडनी डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें आपको अपने नज़दीकी नेफ्रोलॉजिस्ट या नज़दीकी डॉक्टर उनको रेगुलरली विजिट करना चाहिए, अपने किडनी के टेस्ट रेगुलरली करवाने चाहिए और अपनी शुगर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पहले बताया कि स्मोकिंग का भी असर किडनी में पड़ता है, क्या अल्कोहल का भी असर पड़ता है ज्यादा? मैम, अल्कोहल का उतना ज्यादा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, बट अल्कोहल के साथ एसोसिएटेड लीवर डैमेज या ओबेसिटी, उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट किडनीज पे आ जाता है। तो अल्कोहल के साथ एसोसिएटेड कोलेस्ट्रॉल जो हाई होते हैं, ओबेसिटी जो आ जाती है, उसके साथ इनडायरेक्टली जो है वो किडनीज पे असर आता है, बट डायरेक्टली अल्कोहल के रिलेटेड किडनीज के ऊपर कोई असर नहीं आता है। ये तो आपने सारी चीजें जो हैं किडनी रिलेटेड बताई। ऐसा हमें क्या करना चाहिए हम हेल्दी रहें ताकि हमारी किडनी भी ठीक रहे? मैम, सबसे पहले तो हम जो इन आवर कंट्री इन इंडिया व्हाट वी आर डूइंग, मोस्ट ऑफ द पीपल, हम ओवर द काउंटर ड्रग्स बहुत ले रहे हैं, जैसे कि पेन किलर्स, देसी दवाइयाँ, या लोकल ही प्रैक्टिशनर्स के पास जाके ऐसे ही दवाइयाँ ले लेते हैं। इस कारण से बहुत लोगों के किडनीज डैमेज हो रही हैं, जो कि मैं रोज पेशेंट्स देख रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें ये आदतें हमें अपनी बदलनी पड़ेंगी। एक्सेस ऑफ पेन किलर्स आर वेरी बैड, दिस शुड बी stopped right now. This देसी medications should be stopped right now. We don't know उसमें कितने heavy metals हैं, क्या क्या ingredients हैं। वो patients की kidneys damage हो जाती हैं and उसके बाद the doctors actually disown the patients. उनको कोई नहीं देखता है बाद में, और वो फिर आते हैं हमारे पास कि अब हमें ठीक कर दो। How can we do anything then? तो ये हमें आदतें अपनी बदलनी पड़ेंगी कि हम ओवर द काउंटर ड्रग्स या देसी मेडिकेशन और पेन किलर्स या कोई भी ऐसे एंटीबायोटिक्स ले लेने, ये हमें बदलनी पड़ेगी। अननेसेसरी ड्रग्स लेनी बंद करें। लाइक कि अगर हमें किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज्यादा जरूरत है। डेफिनेटली मैम, देखिए कोई रीजन है कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट को बनाया गया है, सो वी शुड एक्चुअली फॉलो द राइट पाथ, और किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हमें नेफ्रोलॉजिस्ट को ही मिलना चाहिए। और कोई भी अगर नेफ्रोलॉजिस्ट अपने आप को क्लेम कर रहा है तो वी शुड actually check the credentials without just following the mass blindly. So we should not be doing that because many patients are actually damaging their kidneys in this way. आजकल बॉडी टेस्ट जो होता है कॉमन हो गया है, लोग करा लेते हैं हर 6 महीने में या 8 महीने में। तो क्या किडनी के भी टेस्ट होते हैं ऐसे? हाँ जी मैम, किडनीज पे एक यूरिन रूटीन का टेस्ट आता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको कि RFT बोलते हैं। ये 2 बहुत कॉमन टेस्ट हैं। इसके अलावा बहुत सारे एडवांस टेस्ट भी आते हैं,
जिसकी रिक्वायरमेंट पेशेंट टू पेशेंट पे वेरी कर जाती है, लेकिन ये 2 कॉमन टेस्ट में ही हम काफ़ी प्रॉब्लम्स का बता कब सकते हैं। कब करवाने चाहिए? मैम ये जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनमें के फैमिली हम्म में किडनी की प्रॉब्लम की हम्म हिस्ट्री हो, जो कि डायबिटिक हों जी पुराने, जो कि हाइपरटेंसिव हों हम्म पुराने, या जिनमें लक्षण आ रहे हों किडनी की प्रॉब्लम के हम्म रिलेटेड, उनको हर 6 महीने से 1 साल के अंदर एक बार ये टेस्ट टेस्ट 2 रूटीन करवा लेने चाहिए। ओके। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए आप किडनी से जुड़ी क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैम सबसे पहले वो तो यही है कि पानी पीते रहें, अपने आप को डिहाइड्रेट मत करें, पेन किलर्स का सेवन बिल्कुल मत करें। इसके अलावा कोई भी देसी मेडिकेशन या कोई भी ऐसी दवाई जिसका आपको नॉलेज नहीं है, वो मत खाएं। और जब भी आपको लगता है कि आपके गुर्दे में कोई प्रॉब्लम है, तो टाइमली सलाह लें। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि थैंक यू। इतनी अच्छी और कई ऐसी चीज़ें आपने बताई, शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें नहीं पता होंगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक कौशल, और आई होप कि किडनी से जुड़ी आपको बहुत सारी जानकारी आज मिल चुकी होगी। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल सके। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रह सकते हैं मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।